दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और राजस्थान जिला दर्शन के अंदर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अलवर ज़िले की। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं अलवर की, तो अलवर को कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों अलवर, इसको राजस्थान का सिंहद्वार भी कहा जाता है, तो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी इसे कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि कछवाहा राजवंश के थे 1770 ईस्वी के अंदर। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का ये अंग बना। दोस्तों मत्स्य संघ आपको पता होगा, राजस्थान का जब एकीकरण चल रहा था तो सबसे पहला जो चरण था उस चरण के अंदर मत्स्य संघ जो था वो बना था। और उस मत्स्य संघ के अंदर 4 जो रियासतें थी उनको शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और उनमें से ही एक रियासत ये अलवर रियासत थी। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का इसको अंग बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर मेव जाति की अधिकता है, इसलिए ये प्रदेश मेवात के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। दोस्तों इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, साल्व प्रदेश के रूप में भी ये जाना जाता है। और क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 8,380 वर्ग किलोमीटर। 8,380 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके पड़ोसी जो ज़िले हैं वो है भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, इसके पड़ोसी ज़िलों के अंदर आते हैं। दोस्तों अक्षांशीय स्थिति है इसकी 27 डिग्री 4 मिनट से 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति है इसकी 76 डिग्री 7 मिनट से 77 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों कुल विधानसभा क्षेत्र है इसमें 11। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 36,74,179 यहाँ पर जनसंख्या है, जिनमें से पुरुष हैं 19,39,026 और महिलाएं हैं 17,35,153। दोस्तों जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 438 प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं पर लिंगानुपात है यहाँ का 895। जी हाँ, 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं हैं यहाँ पर, जो कि एक चिंताजनक ये आंकड़ा यहाँ पर हमें प्रदर्शित होता है। दोस्तों दशकीय वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो ये 22.8% है। और ग्रामीण लिंगानुपात है 900। वहीं पर शहरी लिंगानुपात है 872। तो गाँवों में शहरों की तुलना में लिंगानुपात का आंकड़ा जो है वो सही है। दोस्तों अलवर जो है वो जयपुर संभाग के अंदर आता है। जयपुर संभाग के अंदर अलवर आता है। और साक्षरता है यहाँ की 70.7%, जिनमें पुरुष साक्षरता है 83.7% और महिला साक्षरता है 56.3%। दोस्तों अगर बात करें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या की, तो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 5,87,959 व्यक्ति हैं। वहीं पर प्रमुख नदियों की अगर बात की जाए तो अलवर की जो प्रमुख नदियां हैं वो साबी, रूपारेल, काली, गोरी, सोटा, ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। आइए अब हम बात करते हैं अलवर के दर्शनीय स्थलों की। दोस्तों अलवर के दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले हम बात करते हैं मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी दोस्तों 80 खंभों की ये छतरी है, 2 मंजिला है। निर्माण इसका 1815 के अंदर हुआ था और महाराजा विनय सिंह के द्वारा महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की स्मृति में ये जो है निर्माण करवाया गया था। दोस्तों महाराजा बख्तावर सिंह जब युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए तो जौहर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुई। उस समय पासवान जो थी ये महाराजा बख्तावर सिंह के, तो ये तैयार हो गए और इसी की स्मृति में ये महाराजा विनय सिंह के द्वारा मूसी महारानी की छतरी बनाई गई। 80 खंभों के ऊपर ये टिकी हुई है, इसलिए 80 खंभों की छतरी भी इसको कहा जाता है। दोस्तों ये लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से ये निर्मित है और अलवर राजमहल के पीछे सागर के किनारे ये बनी हुई है। तो मूसी महारानी की छतरी को ही 80 खंभों की छतरी कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, अलवर के अंदर स्थित है। बात करें दोस्तों सिलीसैड झील की, तो सिलीसैड झील जो है दोस्तों राजस्थान का नंदन कानन भी इसे कहा जाता है। अलवर की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झील है ये। इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था 1845 में और उन्होंने अपनी रानी शीला के लिए इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में सिलीसैड का होटल लेक पैलेस के रूप में विकास किया गया है और ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो राजस्थान का नंदनकानन कौन है?
सिलीसेड झील जो है राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है, जो कि विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था अपनी रानी शीला के लिए। बात करें दोस्तों अलवर दुर्ग की, जिसको बाला दुर्ग भी कहा जाता है, जिसको बड़ा किला भी कहा जाता है, जिसको बामनगढ़ का लाडला भी कहा जाता है, जिसको कुंवारा किला भी कहा जाता है, तो ये सब नाम जो है वो अलवर दुर्ग के हैं। और अलवर दुर्ग, बाला दुर्ग, कुंवारा किला, बड़ा किला, बामनगढ़ का लाडला, ये सब नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका निर्माण जो है वो कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने करवाया था, और पुनः निर्माण जो करवाया वो हसन खां मेवाती ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में दोस्तों एक पर्वत शिखर पर यह दुर्ग है, जिसके नीचे अलपुर नाम का एक नगर जो है वो बसाया गया था। दोस्तों इस दुर्ग में बाबर एक रात रुका था तथा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को यहाँ पर नज़रबंद किया था। दोस्तों बाबर ने इस दुर्ग पर अधिकार करके इसे अपने पुत्र हिंदाल को जागीर में दे दिया था। दोस्तों इसी दुर्ग में शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी सलीम शाह के काल में यहाँ सलीम सागर जलाशय जो है वो बनवाया गया था। इसके साथ साथ अलवर दुर्ग की जो प्राचीर है वो लगभग 6 मील लंबी है, और अलवर किले के जो प्रवेश द्वार हैं वो 6 प्रवेश द्वार है दोस्तों। और ये 6 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? चांदपोल, सूरजपोल, जयपोल, किशनपोल, अंधेरी गेट और लक्ष्मणपुर। कौन कौन से हैं दोस्तों? चांदपोल, सूरजपोल, जयपोल, किशनपोल, अंधेरी गेट, लक्ष्मणपुर। तो ये 6 जो है इसके प्रवेश द्वार कहलाते हैं। अलवर किले के ऊपर दोस्तों कंगूरे हैं वो 3359 कंगूरे हैं, और बड़ी बुर्ज है 15 और छोटी बुर्ज जो है वो 51 है। तो इस प्रकार ये था अलवर दुर्ग। एक और दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो वो है दोस्तों ताल वृक्ष। दोस्तों ताल वृक्ष अलवर नारायणपुर मार्ग जो है उस पर स्थित है। ऋषि मांडव्य की ये तपो स्थली है, और गंगा माता का प्राचीन मंदिर जो है वो यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर दोस्तों गर्म और ठंडे पानी के कुंड भी स्थित हैं। बात करें अगर भृतहरि की, तो दोस्तों उज्जैन के राजा ये भृतहरि थे। ये अलवर को इन्होंने अपनी तपोस्थली बनाया था, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिताया। और यहाँ पर इनकी याद में दोस्तों मेला लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है, भृतहरि का मेला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है अलवर के अंदर। इसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों एक और दर्शनीय स्थल की, जो है पांडुपोल। दोस्तों पांडुपोल इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों को अज्ञातवास के दौरान कौरवों की सेना ने घेरा था, तब भीम ने पहाड़ पर गदा मारकर रास्ता निकाला था, और तब से यह पांडुपोल के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हनुमान जी की एक शयन की मुद्रा में प्रतिमा भी विराजमान है। और दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी का मेला लगता है, जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को ये मेला जो है लगता है पांडुपोल के अंदर। तो पांडुपोल हनुमान जी काफ़ी प्रसिद्ध है अलवर के अंदर, जो कि यहाँ पर शयन मुद्रा के अंदर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। दोस्तों बात करें अगर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की, जो कि अलवर में स्थित है, और 1955 में इसको वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला। दोस्तों इस सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को ही बाघों की मांद भी कहा जाता है। राज्य का ये सबसे छोटा अभयारण्य है। राजस्थान की दूसरी पाक परियोजना है ये, और इसका दूसरी भाग परियोजना के रूप में 78-79 के अंदर इसको दूसरी भाग परियोजना जो है बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो है सर्वाधिक लंगूर मिलते हैं, हरे कबूतर यहाँ के प्रसिद्ध हैं, और बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों प्रश्न आप पूछा हुआ भी है कि हरे कबूतर जो है किस वन्यजीव अभयारण्य में मिलते हैं, तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अंदर हरे कबूतर जो हैं वो मिलते हैं दोस्तों अभयारण्य में दर्शनीय स्थलों के रूप में नीलकंठ महादेव, पांडुपोल हनुमान जी, ताल वृक्ष, भृतहरि, नौगजा, ये जो है इस अभयारण्य के अंदर ही दर्शनीय स्थल हैं, जिनकी कुछ की हमने बात की, कुछ की हम करने वाले हैं। दोस्तों इस सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राजस्थान के जो कैबिनेट थे उस कैबिनेट की मीटिंग ली थी सरिस्का अभयारण्य के अंदर ही। दोस्तों फिर बात करते हैं हम नीलकंठ की। दोस्तों नीलकंठ कनिगम के अनुसार ये जो नीलकंठ है ये कछवाहा राज्य की स्थापना से पूर्व बड़गुजर नरेशों की राजधानी थी। यहाँ पर ही दोस्तों नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, और मंदिर के शिलालेख के अनुसार बड़गुजर राजा अजयपाल ने विक्रम संवत 1010 के पूर्व इसे बनवाया था। तो नीलकंठ महादेव ये बड़गुजर नरेशों की राजधानी थी, और बड़गुजर राजा अजयपाल ने 1010 के पूर्व इसे बनवाया था। बात करें दोस्तों नौगजा जैन मंदिर की, तो नौगजा जो है
नोगजा स्थान के ऊपर। ये नोगजा जैन मंदिर है। भगवान पार्श्वनाथ की 27 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और अलवर से ये 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बात करें अगर नारायणी माता के मंदिर की, तो दोस्तों बरवा डोंगरी की तलहटी में ये नारायणी माता का मंदिर है, जो कि राजगढ़ अलवर के अंदर है। यहाँ पर सभी संप्रदाय और वर्गों का आराध्य स्थल इसे माना जाता है और यहीं मेला जो लगता है वो बैशाख शुक्ला एकादशी को लगता है। तो नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? बरवा डोंगरी की पहाड़ी पर ये मंदिर जो है वो स्थित है। दोस्तों यहीं पर पुरजन विहार है, जो कि अलवर में स्थित है, जिसको कंपनी गार्डन भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा मंगल सिंह के द्वारा करवाया गया था और इसके बीच में जो समर हाउस है वो स्थित है, जिसे शिमला कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो कि पुरजन विहार कहाँ पर है? तो अलवर में है। दूसरा, कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है? तो पुरजन विहार है। या पुरजन विहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य में जो हम समर हाउस है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो शिमला के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एक और यहाँ पर दर्शनीय स्थल की, जिसको हम कहते हैं फतेहगंज गुंबद। दोस्तों फतेहगंज गुंबद 5 मंजिला ये मकबरा है। मुगल काल की इमारत इसे कहा जाता है और इसका निर्माण जो है 1547 ईस्वी में करवाया गया था फतेहगंज की स्मृति के अंदर। दोस्तों इस गुंबद के ऊपर कमल की पंखुड़ियों के बीच 4 खंभों की छोटी छतरी जो है वो भी स्थित है। तो फतेहगंज गुंबद 5 मंजिला ये मकबरा है। दोस्तों बात करें अगर होप सर्कस की, तो होप सर्कस कैलाश बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1939-40 ईस्वी में किया गया था और तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, उनके अलवर के आगमन पर इसका निर्माण करवाया गया था। उनकी पुत्री मिस होप के नाम पर ये निर्माण जो है करवाया गया। तो होप सर्कस को कैलाश बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अलवर में स्थित है। प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांकनवाड़ी किला। काफ़ी प्रसिद्ध ये किला है जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, कांकनवाड़ी का किला। और इसका निर्माण जो है जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ये किला जो है वो गिरी और वन दुर्ग दोनों ही श्रेणियों के अंदर आता है। इस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था और इसकी जो ऊपरी मंजिल है उस ऊपरी मंजिल पर भित्ति चित्रों से अलंकृत भारदरी बनी हुई है। तो प्रश्न ये पूछा हुआ है इसमें कि औरंगजेब के द्वारा अपने भाई दारा शिकोह को किस किले में कैद किया गया था? तो वो कांकनवाड़ी किला है दोस्तों, अलवर का कांकनवाड़ी किला। बात करें दोस्तों भानगढ़ दुर्ग की, आप इसे जानते हैं क्योंकि इसे भूतहा किला भी कहा जाता है, खंडरों का नगर भी कहा जाता है। और इस भानगढ़ जो है ये सरिस्का अभ्यारण्य में ही सावण नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसका निर्माण आमेर के राजा भगवत दास ने करवाया था और भगवत दास ने इसका निर्माण 1573 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये संरक्षित जो है कर लिया गया है। बात करें दोस्तों निमराना दुर्ग की, तो निमराना दुर्ग जिसे पंचमहल भी कहा जाता है और इसका निर्माण हुआ था 1464 ईस्वी में चौहान शासकों के द्वारा। तो चौहान शासकों के द्वारा निमराना दुर्ग का जो है वो निर्माण करवाया गया था, पंचमहल के रूप में इसे जाना जाता है। अगर एक और किले की हम बात करें जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है दोस्तों राजौरगढ़। राजौरगढ़ को नीलकंठ दुर्ग भी कहा जाता है। टहला कस्बे के पास ये स्थित है और अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर यह है। दोस्तों बड़गुजर शासक मंथन देव ने यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी बनवाया था और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की भव्य प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर कस्बे को जो टहला कस्बा है उसको पारानगर भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो राजौरगढ़ है वो यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध ये है। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करते हैं सिटी प्लेस की। दोस्तों सिटी प्लेस जिसे विनय विलास महल भी कहा जाता है और विनय विलास महल का निर्माण 1776 में महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों कि विनय विलास महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था, जिसको सिटी प्लेस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं विजय मंदिर पैलेस की भी। तो विजय मंदिर पैलेस जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया और ये विजय सागर बांध के तट पर स्थित है, इसलिए इसे विजय मंदिर पैलेस कहा जाता है। 1918 में यहाँ पर इसका निर्माण किया गया और यहाँ पर दोस्तों सीताराम का मंदिर भी स्थित है।
इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर एक और जो दर्शनीय स्थल है वो है बाबा मोहन राम का थान। दोस्तों बाबा मोहन राम का थान जो है वो भिवाड़ी के मलिकपुर गांव में पहाड़ी पर स्थित है और लोक आस्था का ये प्रमुख केंद्र है। बात करें दोस्तों तिजारा जैन मंदिर की, तो 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु का यहाँ पर विशाल मंदिर है और देहरा नामक स्थान पर चंद्र प्रभु की जो है मूर्ति भी प्राप्त हुई है। दोस्तों तिजारा जैन मंदिर के अंदर जो मेला जो लगता है यहाँ पर वो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को और श्रावण शुक्ल दशमी को यहाँ पर जो है मेला लगता है। तो तिजारा जैन मंदिर दोस्तों 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इनका विशाल मंदिर है और जो मूर्ति प्राप्त हुई चंद्र प्रभु की वो प्राप्त हुई कहाँ से? देहरा नामक स्थान से। दोस्तों बात करें रावण पार्श्वनाथ मंदिर की, तो ये भी अलवर में स्थित है और जैन मंदिर के रूप में ये जाना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इटाराणा की कोठी, ये कोठी जो है अलवर में स्थित है, जिसका निर्माण दोस्तों अलवर के महाराजा जयसिंह ने करवाया और ये दोस्तों तोरण नुमा टोडा के रूप में ये स्थित है। मेहराबदार छतरियाँ इसके ऊपर बनी हुई है। इसके साथ साथ ही हम बात करें नौगावा के जैन मंदिर की। दोस्तों नौगावा कस्बे के अंदर अलवर दिल्ली मार्ग पर ये नौगावा के जैन मंदिर स्थित हैं। उत्तरी भारत में दिगंबर जैन समाज का ये प्रमुख केंद्र है और जैन तीर्थंकर जो मल्लीनाथ जी थे उनका 9 चौकियों का मंदिर यहाँ पर सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण संवत 803 के अंदर माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो मल्लीनाथ जी की मूर्ति है, मल्लीनाथ जी की पीठ पर प्रशस्ति जो है वो अंकित है। सामने की तरफ कुछ अंकित नहीं किया हुआ है, इनकी पीठ के ऊपर प्रशस्ति अंकित है। और यहीं पर जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर भी है, जिसे ऊपर वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो नौगावा के जो जैन मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि उत्तरी भारत में दिगंबर जैन समाज का ये प्रमुख केंद्र जो है वो माना जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर अलवर के खनिजों की भी। अलवर के खनिज दोस्तों खोदरीबा के अंदर तांबा जो है उसका उत्पादन होता है। वहीं पर झबराना निमराना के अंदर सलेटी पत्थर, राजगढ़ पुरवा के अंदर लोहा अयस्क और खोदरीबा राजगढ़ और बादामपुर के अंदर संगमरमर जो है बहुतायत मिलता है। तो बात करें अगर अलवर ज़िले के प्रमुख संप्रदायों की, तो 2 प्रमुख संप्रदाय यहाँ पर है। एक तो चरणदासी संप्रदाय और दूसरा लालदासी संप्रदाय। दोस्तों चरणदासी संप्रदाय, इसके संस्थापक चरणदास जी हैं, जिन्होंने कुल नियम दिए थे 42। इनकी प्रधान पीठ जो है वो दिल्ली के अंदर है और चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। क्योंकि अलवर जो है वो दिल्ली से टच में आता है, इसलिए इसका प्रभाव जो है वो अलवर के अंदर भी है। और इनकी जो शिष्या थी दयाबाई, उनके द्वारा दयाबोध और विनय मालिका ये जो 2 ग्रंथ हैं वो लिखे गए। बात करें दोस्तों लालदासी संप्रदाय की, तो इसके संस्थापक लालदास जी हैं। प्रधान पीठ इनकी नगला भरतपुर है और लालदास जी का जो समाधि स्थल है वो शेरपुर अलवर में है। तो यहाँ पे लालदासी संप्रदाय भी प्रमुख रूप से मिलता है। दोस्तों बात करें अलवर के प्रमुख व्यक्तित्वों की, यहाँ पर कई व्यक्तित्व हुए हैं, जिनमें मेजर सौरभ सिंह शेखावत। दोस्तों मेजर सौरभ सिंह शेखावत ये माउंट एवरेस्ट को 5 साल में 3 बार फतह करने वाले व्यक्ति हैं और शेखावत ने सेना के प्रथम महिला पर्वतारोही अभियान के अंदर भी नेतृत्व किया था। इसी तरह से राजेंद्र सिंह भी यहाँ पर है और राजेंद्र सिंह दोस्तों जोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और सिंचाई और जल में संवर्धन का इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था, इसलिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, जोड़े वाले बाबा के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। और ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो सिंचाई एवं जल के संवर्धन के क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे और रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये जो हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं। दोस्तों इनके साथ साथ हम बात करते हैं ज्ञानी संत मस्कीन की, और ये संत मस्कीन जो है ये अलवर के ही निवासी हैं और सिख धर्म के ये प्रवचनकार हैं, जिनका निधन 2005 में हो गया था। इसके साथ साथ एक और व्यक्तित्व जो हैं वो है देवकीनंदन शर्मा। दोस्तों देवकीनंदन शर्मा जो अलवर निवासी हैं, ये पशु चित्रण में विशेष प्रसिद्धि इनको मिली और इन्हें मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कहा जाता है। मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं जो कि अलवर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी की अगर बात की जाए तो राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी अलवर में ही स्थित है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये अलवर में है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव जरोली तिजारा में। राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल गांव भारत का दोस्तों जरोली तिजारा के अंदर
वहीं पर भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय भी जो है वो अलवर में है। दोस्तों भारत की प्रथम माइनॉरिटी साइबर विलेज ये चंदौली अलवर के अंदर है। तो देश का प्रथम राष्ट्रीय उत्पादन एवं निवेश केंद्र भी अलवर ही है। दोस्तों देश का प्रथम मॉडल जिला अलवर है। तो करेंसी नोटों की शाही बनाने का कारखाना भी यहाँ पर भिवाड़ी अलवर के अंदर ही है। इसके साथ साथ दोस्तों राजस्थान का एकमात्र शुकर प्रजनन केंद्र अलवर में है। राजस्थान का एकमात्र शुकर प्रजनन केंद्र अलवर में है। तो राजस्थान का पहला जिला जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया वो भी अलवर ही है। दोस्तों अलवर में मुर्रा नस्ल की सर्वाधिक भैंसें जो है वो मिलती है। वहीं पर माचिस उद्योग के अंदर भी अलवर जो है सर्वाधिक कारखानों वाला जिला है। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए ये अलवर प्रसिद्ध है, जो कि थानागजी के अंदर लाल पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती है। दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा भी तिजारा अलवर के अंदर स्थित है। तो जिलानी माता का मंदिर बहरोड अलवर के अंदर स्थित है। दोस्तों प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क टपूकड़ा के अंदर बनाया गया। तो वहीं पर होंडा कंपनी की दूसरी भारतीय इकाई भी टपूकड़ा अलवर के अंदर ही स्थापित की गई। इसी के साथ साथ दोस्तों निमराना में जापान जोन के नाम से ये निमराना जो है वो प्रसिद्ध है। निमराना के अंदर ही राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है वो बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ औद्योगिक पार्क स्थित है। इसके साथ साथ राज्य का तीसरा कंटेनर डिपो जो है वो है भिवाड़ी में। ग्लास फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो ग्लास फैक्ट्री फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी द्वारा स्थापित है, वो भिवाड़ी के अंदर स्थापित है। राजस्थान का नवीन मैन्चेस्टर अगर इसको कहा जाता है तो वो कहा जाता है भिवाड़ी अलवर को। और राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर स्थित है तो वो भी दोस्तों हैं भिवाड़ी के अंदर। दोस्तों इसके साथ साथ अलवर जिले के नौगावा में स्थित जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा जारी की गई पीली सरसों की नई किस्म है वो है नव गोल्ड। तो नौगावा के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा पीली सरसों की नई किस्म जारी की गई जिसका नाम है नव गोल्ड। दोस्तों राज्य का प्रथम नगर निकाय जो ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित हुआ वो भी अलवर नगर परिषद ही है। और टाइगर डेन के नाम से दोस्तों जो कि RTDC की होटल है वो भी अलवर के अंदर ही स्थित है। दोस्तों बात करें यहाँ पर अगर अलवर चित्रशैली की तो अलवर चित्रशैली प्रताप सिंह द्वारा इसका आरंभ किया गया था। ये वेश्याओं और गणिकाओं के चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बसलो चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध है। बसलो मतलब बॉर्डर का चित्रण जो दोस्तों है वो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णकाल जो माना जाता है अलवर चित्रशैली का वो माना जाता है विनय सिंह के काल को। तो प्रश्न पूछा हुआ है अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसको माना जाता है, किसके काल को माना जाता है, तो ये विनय सिंह के काल को अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ अलवर जो है कागजी बर्तन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कागजी बर्तन मतलब बहुत हल्के जो पतली लेयर होती है उस पतली लेयर के बर्तनों के लिए ये प्रसिद्ध है जिसे कागजी लेयर कहा जाता है, कागजी बर्तन कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान होगा कि अलवर के अंदर निमुचना कांड भी हुआ और निमुचना कांड 1925 में हुआ जो कि एक किसान आंदोलन का रूप था। और गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी विभत्स घटना जो है वो बताया। तो ये निमुचना कांड जो हुआ वो भी अलवर के अंदर ही हुआ। इसके साथ साथ निमराना दुर्ग जो है वो 5 मंजिला बना है, अतः इसे पंचमहल भी जो है दोस्तों कहा जाता है। और अलवर उत्सव जो है दोस्तों यहाँ मनाया जाता है। और इस अलवर उत्सव को वर्ष 2008 से मत्स्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये हमने बात की कुछ महत्वपूर्ण अलवर से जुड़ी हुई बातों की, अलवर का जिला दर्शन हमने किया। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर पसंद आए तो आप अन्य अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।